Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे गेट सीरीज। इसमें जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो था फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके हमने जो दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड। तो चैप्टर थर्ड हमारे पास कौन सा है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, बुओयेंसी एंड फ्लोटेशन। ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? For a body completely submerged in a fluid, the center of gravity G and center of buoyancy O are known. The body is considered to be in stable equilibrium if। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि एक हमारे पास बॉडी है, ठीक है, जो कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड है एक फ्लूइड में। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई फ्लूइड है, मान लेते हैं कोई कंटेनर है हमारे पास। कंटेनर माने न माने कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फ्लूइड है हमारे पास। ठीक है, ये इसमें पूरी हमारे पास क्या है? फ्लूइड है। और ये बोल रहा है कि एक बॉडी है जो इसमें कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। ठीक है, मतलब ऐसे जैसे कोई बॉडी है जो इसमें कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, मतलब पूरी पानी में बॉडी है। ठीक है, इन ए फ्लूइड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, जो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो है जी। ठीक है, जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बुओयेंसी ओ। ठीक है, सेंटर ऑफ बुओयेंसी है ओ। ये दोनों हमारे पास नोन है, मतलब हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पता है बॉडी की और सेंटर ऑफ बुओयेंसी भी पता है। तो जो सेंटर ऑफ बुओयेंसी है मोस्टली उसको हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोस्टली उसको हम करते हैं बी से डिनोट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ओ से डिनोट किया हुआ है तो हमने ओ ही मान के चलना है। ठीक है, द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बॉडी जो है, ये जो बॉडी है कंप्लीटली सबमर्ज्ड है हमारे पास फ्लूइड में। ये पूरी हमारे पास क्या है? फ्लूइड है। और ये हमारे पास क्या है? ये वाली अंदर वाली ये है बॉडी। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये बॉडी हमारे पास कंप्लीटली सबमर्ज्ड है किसी फ्लूइड में। ठीक है, तो इसकी हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता है और सेंटर ऑफ बुओयेंसी हमें पता है। तो पूछ रहा है कि ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। ए है O does not coincide with the center of mass of the displaced fluid। ठीक है, O क्या है? सेंटर ऑफ बुओयेंसी। ये बोल रहा है कि सेंटर ऑफ बुओयेंसी does not coincide with the center of mass of the displaced fluid। दूसरा ऑप्शन है G that means center of gravity। Center of gravity coincides with the center of mass of the displaced fluid। Then C part है O lies below G। D part है O lies above G। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या आंसर आएगा। The wholly submerged body is considered to be in stable equilibrium if the center of gravity lies below the center of buoyancy। ठीक है, जब हमारे पास मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है, जो हम ऊपर हमने बॉडी कंसिडर की थी, मान लो ये हमारे पास बॉडी है। ठीक है, तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुओयेंसी पता है। तो हमारे पास बॉडी को कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी को कब हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है? जब हमारे पास जो सेंटर ऑफ बुओयेंसी है, वो ऊपर होगा किसके? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। ठीक है, दिस इज जी, दैट मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिस O इज द सेंटर ऑफ बुओयेंसी। इसको हम मोस्टली B से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास एक होली सबमर्ज्ड बॉडी है, मतलब फुली सबमर्ज्ड बॉडी है, उसे हम कब कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? जब हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? बिलो द सेंटर ऑफ बुओयेंसी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ जो बुओयेंसी है अबोव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन हम इसको जो कहेंगे, जो इसका एक्चुअल तरीका है वो कहने का है for the wholly submerged body is considered to be in stable equilibrium if the center of gravity lies below the center of buoyancy। That means center of gravity
लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ब्यूएंसी, ये आ गया सेंटर ऑफ ब्यूएंसी, इसके नीचे हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये है ब्यूएंसी फोर्स एफ बी, ठीक है, और ये है हमारे पास वेट, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारे पास, ये स्टेबल कैसे रहेगी बॉडी, ये बॉडी स्टेबल कैसे होगी इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ ब्यूएंसी है। सेंटर ऑफ ब्यूएंसी जो है फोर्स लगेगी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी लग रहा है। दैट मीन्स जी किसकी वजह से लगता है, वेट की वजह से। तो ये वेट इस तरफ इसको बॉडी को ले जाएगा और ये फोर्स इसको ऊपर खींचेगी। तो ये बॉडी क्या होगी, कुछ इस तरीके की हमारे पास रहेगी, ठीक है। दैट मीन्स ये बॉडी क्या रहेगी, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी, इधर उधर नहीं जाएगी, ठीक है। टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय एफ बी एंड वेट विल बी रिस्टोरिंग इन नेचर, जो भी हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एफ बी दैट मीन्स ब्यूएंसी फोर्स जो भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, और ये वेट, ये दोनों क्या करेंगे, इस बॉडी को रिस्टोर करेंगे, ठीक है। मतलब इस बॉडी को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए ये फोर्सेस काम करेंगी, ये एक ब्यूएंसी फोर्स, एक आ गया वेट फोर्स, ठीक है। तो इसको देख के हम आंसर्स को देखें अगर, तो हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ब्यूएंसी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ब्यूएंसी, दैट मीन्स इसमें जो ऑप्शन हमारे पास आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सेंटर ऑफ ब्यूएंसी लाइज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। वही मैंने बताया कि जो अगर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ब्यूएंसी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सेंटर ऑफ ब्यूएंसी लाइज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इन एन आइसबर्ग 15% of the volume projects above the sea surface. If the specific weight of sea water is 10.5 kilonewton per meter cube, the specific weight of iceberg in kilonewton per meter cube is, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास सेकंड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन आइसबर्ग, ठीक है, हमारे पास एक आइसबर्ग दिया हुआ है, ठीक है। आइसबर्ग क्या होता है, आइस का जो आइस है उसका बहुत बड़ा सा टुकड़ा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है इन एन आइसबर्ग 15% ऑफ वॉल्यूम प्रोजेक्ट्स अबव द सी सरफेस, जो सी सरफेस के ऊपर जो है वॉल्यूम है हमारे पास जो आइसबर्ग की वो है 15%। दैट मीन्स मान लो ये हमारे पास सी लेवल है, यहाँ तक सी का वाटर है, ठीक है। तो इसमें एक आइसबर्ग है, ये बहुत बड़ा आइसबर्ग है कुछ, ठीक है, पहाड़ जैसा। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है, ये वाली वॉल्यूम है इसकी 15%, ठीक है। If the specific weight of the sea water is 10.5 kilonewton per meter cube, specific weight जो है सी वाटर का वो है हमारे पास 10.5 kilonewton per meter cube, that means गामा सी, that means specific weight जो है सी वाटर का वो है 10.5 kilonewton per meter cube. Then the specific weight of the iceberg हमने निकालना है, specific weight निकालना है आइसबर्ग का, that means हमने निकालना है गामा आइस निकालना, ठीक है। हमारे पास गामा सी दिया हुआ है, हमने निकालना है गामा आइस, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको हम बाद में देखेंगे, हम आएंगे सोल्यूशन पे, ठीक है। सोल्यूशन क्या है हमारे पास, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, हमें पता है फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, अगर हम बात करें फ्लोटिंग बॉडी की, तो फ्लोटिंग बॉडी के केस में क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू
weight of body equal to weight of fluid displaced, ठीक है। तो अगर हम फ्लोटिंग बॉडी की बात करें तो उस बॉडी का वेट कितना होगा, ये बॉडी है, इसका कितना वेट होगा जितनी इसने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया। मतलब ये बॉडी अगर हमने, मैं अलग से एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, तो इसमें यहाँ तक फ्लूइड है, ठीक है। तो इसमें अगर हम कोई बॉडी डालेंगे, ठीक है, कोई भी बॉडी डाली हमने, उसका हमारे पास कुछ वेट होगा, मान लो उसका वेट W है, ठीक है। तो उसका वेट जो किसके बराबर होगा हमारे पास, द वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। ये फ्लोटिंग बॉडी है, इसका वेट हमें अगर निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे कि इसने कितनी फ्लूइड को डिस्प्लेस किया। जितनी फ्लूइड को इसने डिस्प्लेस किया है, मतलब ऊपर की तरफ धकेला है, उतना ही उस बॉडी का क्या होगा, वेट होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला है फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो वेट ऑफ बॉडी क्या होगा हमारे पास, गामा आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास बॉडी कौन सी है, आइसबर्ग है, ठीक है। तो वेट किसके बराबर होगा हमारे पास, गामा आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इक्वल टू गामा सी वाटर इंटू 0.85 इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, ठीक है। तो अगर हम देखें हमारे पास जो फार्मूला होता है, एक हमारे पास गामा यूनिट वेट का फार्मूला होता है हमारे पास वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम इस साइड लेना पड़ेगा, दैट मीन्स फर्दर एम्प्लाइज दैट वेट इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आप रफ में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही हमने लिखा है गामा इंटू वॉल्यूम, गामा आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है। और यहाँ पे वेट इसका निकालना हमने फ्लूइड डिस्प्लेस का, वो कितना होगा, गामा सी वाटर इंटू 0.85 इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना होगा, देयरफॉर गामा आइस इक्वल टू 0.85 इंटू 10.5, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.925 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ऑन ए प्लेन सरफेस immersed vertically in a static body of liquid always lies below the center of the surface area because, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ऑफ ए लिक्विड का ऑन ए प्लेन सरफेस इमर्स्ड वर्टिकली इन ए स्टैटिक बॉडी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक स्टैटिक बॉडी है, ये आ गई स्टैटिक बॉडी, ठीक है। ये इसमें लिक्विड है यहाँ तक, ठीक है, ये बॉडी है। ये बोल रहा है कि एक वर्टिकल बॉडी है, वर्टिकली इमर्स की है इन ए स्टैटिक बॉडी ऑफ लिक्विड ऑलवेज लाइज बिलो द सेंटर ऑफ द सरफेस एरिया, जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ऑलवेज लाई करेगा, ऑलवेज लाई बिलो द सेंट्राइड ऑफ द सरफेस एरिया, बिकॉज क्यों,
क्यों वो लाई करेगा इसके जो सेंटर ऑफ प्रेशर के नीचे लाई करेगा, वो क्यों करेगा? इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज लीनियरली विद डेप्थ, बिकॉज जो लिक्विड प्रेशर है वो इंक्रीज करता है लीनियरली विद डेप्थ के साथ। ठीक है, तो इसकी हम डायग्राम एक बार बना लेते हैं पूरी, उसके बाद मैं समझा देता हूँ ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इस केस की जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो कुछ इस तरीके की बनेगी। ये है हमारे पास डेप्थ h, ठीक है, ये है डेप्थ h, और ये है हमारे पास यहाँ पे लग रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर। जो ये हमारे पास डायग्राम है इसको बोलेंगे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रेशर 0 है। ठीक है, इसके साथ नीचे चले जाएंगे तो हमारे पास प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे होगा, इस बॉटम लेवल पे। ठीक है, और ये जो सेंट्रल प्रेशर है वो एक्ट करता है 2/3 ऑफ h, 2/3 ऑफ h पे। ठीक है, 2/3 ऑफ h का 2/3। ठीक है, h हमारे पास ये है h/2, और यहाँ पे h/2 पे हमारे पास एक्ट करेगा Cg। ठीक है, तो हम इसमें देखें लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ h इज, एट डेप्थ h पे लिक्विड प्रेशर कितना होगा हमारे पास, P इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, लिक्विड प्रेशर क्या होगा h डिस्टेंस पे, P इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, रो आ गई डेंसिटी, g आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h आ गया हमारे पास डेप्थ। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज लाइज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन सरफेस बिकॉज ऑफ द ट्रायंगुलर और लीनियर नेचर ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर है वो ऑलवेज क्या होगा, बिलो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बिलो, उसके नीचे ही हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट करेगा। मतलब ये यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है, ये सेंटर ऑफ प्रेशर एक्चुअल में इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है। तो वो जो एक्ट करेगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे एक्ट करेगा। मान लो यहाँ जैसे कहीं एक्ट किया सेंटर ऑफ प्रेशर, यहाँ जैसे कहीं भी एक्ट कर सकता है, लेकिन इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे ही ये एक्ट करेगा। क्यों एक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ द ट्रायंगुलर और लीनियर नेचर ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इसकी जो ट्रायंगुलर नेचर है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसलिए जो सेंटर ऑफ प्रेशर जो एक्ट करेगा वो CG से नीचे एक्ट करेगा। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.